जिसने सीजन 4 एपिसोड 3 नहीं देखा वो पहले एपिसोड 3 देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही हमने देखा कि कुछ सिंगल पार्टी मेंबर्स बी रैंक या उससे ऊपर पहुंचने लगे हैं, मुझे लगा कि उन्हें अब लैबिरिंथ के कामकाज की आदत हो जाएगी बिना ज्यादा हिंट्स के। इस भूल भुलैया में पैसा आपको सेफ्टी दिला सकता है, तो भले ही हम उन्हें हर चीज गाइड न करें, मुझे यकीन है कि वो अपनी एक्सपीरियंस से चीजें सीख लेंगे। ठीक है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। लैबिरिंथ काफी इंटरेस्ट जनरेट कर रहा था। गिरे हुए मॉन्स्टर्स से मैजिक क्रिस्टल्स और दूसरे मटेरियल्स इकट्ठा किए जा सकते थे। कई लोग इस जगह को थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए एंटर कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि नोबिलिटी इसमें और भी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही थी। उन्होंने अपने होम टाउन से एडवेंचरर्स को हायर कर रखा था ताकि वो उनके लिए डंगुनन को फतेह कर सके। ऐसे एडवेंचरर्स लालच में बहकर अपना रास्ता नहीं भटकेंगे। वो पूरी तैयारी के साथ एक गोल सेट करेंगे और उसे प्लान के साथ पूरा करेंगे। हालांकि ऐसे लोग कम होंगे, लेकिन हमें लगा कि समय के साथ उनकी संख्या बढ़ेगी। तो अब क्या करना चाहिए? वेल्डोरा ने पूछा। हमने पहली फ्लोर पर एक फ्रंट डेस्क लगाया हुआ है, शायद हम कुछ गाइडेड एक्सपीरियंसेस ऑफर कर सकते हैं, मैंने कहा। गाइडेड एक्सपीरियंसेस, इसका मतलब क्या है? रामिरेस के अलावा और भी लोग कंफ्यूज दिख रहे थे। मेरा मतलब है, मैंने समझाया, हम एक ट्रेनिंग एरिया सेटअप कर सकते हैं जहां लोग थोड़ा बहुत चीजें टेस्ट कर सकें। उन्हें ट्रैप्स के बारे में सिखाएं, मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस कराएं, ऐसी चीजें। ये सिर्फ टिप्स देने से ज्यादा मीनिंगफुल होगा, है ना? मैं एक तरह का जिम भी सेटअप करना चाहता था ताकि हमारे जो नए टेम्पेस्ट रिक्रूट्स आए हैं उनकी ट्रेनिंग हो सके। लैबिरिंथ में गलती से मौत होना नामुमकिन था, तो मुझे लगता है कि ये काफी काम का हो सकता है। तभी एक अनएक्सपेक्टेड शख्स ने इस पर सहमति जताई। उस केस में आप लैबिरिंथ फतेह करने के कोर्स भी ऑफर कर सकते हैं। ये मसायुकी था जो नॉन चैलेंज तरीके से अपनी राय दे रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, सरप्राइज हुआ। ओह, क्या मुझे बोलना नहीं चाहिए था? नहीं नहीं, सब ठीक है। अच्छा, बढ़िया। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं थोड़ा और कंट्रीब्यूट कर सकता था, तो मैंने सोचा बोल दूं। वो मुस्कुराया। जितनी जल्दी वो एडजस्ट कर रहा था, उससे ज़्यादा फास्ट तो मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, वो हमेशा से इतना बोल्ड था। कैसी क्लासेस होंगी? क्या हम एडवेंचरर्स को अपनी मीटिंग हॉल में बिठाकर पूरी लैबिरिंथ की डिटेल देंगे? शायद अलग अलग टाइम सेट करना ठीक रहेगा ताकि उन्हें एक ओवरव्यू मिल सके। तुम जानते हो, कुछ कुछ वीडियो गेम ट्यूटोरियल्स की तरह। ट्यूटोरियल्स? ये क्या होता है? ये तो किसी डेजर्ट की तरह लग रहा है। क्या ये खाने में अच्छा है? वेल्डोरा और रामिरेस ने इस नए शब्द पर झपट्टा मारा। मुझे लगा वेल्डोरा के पास इतना अच्छा वोकैबुलरी होगा कि वो इसे समझ पाए, लेकिन शायद नहीं। इस दुनिया की भाषाएं मेरे दिमाग में काफ़ी अच्छी तरह ट्रांसलेट हो जाती थी, लेकिन ये ऑटो ट्रांसलेट तभी काम करता था जब दोनों बातचीत करने वालों को उस टॉपिक का बेसिक नॉलेज हो। अगर वेल्डोरा नहीं समझ पाया तो रामिरेस का समझना नामुमकिन था। तो मसायुकी और मैंने गेम ट्यूटोरियल का मतलब समझाना शुरू किया। मुझे तो ये किसी ऑब्स्टेकल कोर्स की तरह लग रहा था। हाँ, जैसे रिमुरु ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ बेसिक मूव्स को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है जो लैबिरिंथ में एंटर करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। अगर हम क्विक बेसिक गाइड्स बनाएं और इसे मिशन में डिवाइड कर दें, तो मुझे लगता है कि ये एडवेंचरर्स को बेहतर तरीके से नॉलेज रिटेन करने में मदद करेगा। लंबी लेक्चर्स से एडवेंचरर्स को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला था। सबके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड सेट करने का मतलब था कि सिर्फ हार्डकोर लोग ही उसे यूज़ करेंगे। यही मसायुकी की सोच थी और इसी वजह से वो मिशन बेस्ड स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा था। चैलेंजर्स को अंदर एंटर करने से पहले एक सिंपल मिशन सेट पूरा करना होगा ताकि उनके पास लैबिरिंथ का बेसिक नॉलेज हो। वेल्डोरा और रामिरेस ने यह सब ध्यान से सुना और अब वो ज्यादा कन्विंस्ड लग रहे थे। हाँ, ये वाकई काम कर सकता है। मेरी तरफ से इन मूर्खों का यूं ही अंदर घुसकर मर जाना बोरिंग लगता है। हमें उन्हें एक ट्रेनिंग एरिया देना चाहिए ताकि उनकी स्किल्स थोड़ी बहुत तो सुधर जाएं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि अगर मिलिम ने ये सब देखा तो वो इतनी गुस्से में आ जाएगी कि वो सारे चैलेंजर्स को आसमान में फेंक देगी। वो दोनों इस प्लान के सपोर्ट में थे और म्योलमाइल को भी ये ठीक लग रहा था। और शायद इस ट्यूटोरियल के बाद हम उन्हें टेम्पेस्ट ब्रांड के वेपन्स और आर्मर यूज करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। और अगर कुछ चैलेंजर्स को गहराई में मुश्किल हो रही हो तो हम उन्हें कुछ ज्यादा चैलेंजिंग मिशन दे सकते हैं।
फायदा हो सकता है। ये वाकई काम की फीडबैक थी। असल में क्यों ना हम एक गाइड बुक भी रिलीज करें, इससे शहर का प्रचार होगा। किसी अच्छे लेखक से ये काम करवाना मजेदार हो सकता है। खैर, इस समय हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि लैबिरिंथ का अनुभव न होने के कारण चैलेंजर्स की एफिशिएंसी खराब हो रही थी। हमें उन्हें कुछ बेसिक टूल्स देने ही होंगे, वरना फ्लोर 50 और उसके नीचे के असली चैलेंज को संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा, जहां से मुश्किलें सच में बढ़नी शुरू होती हैं। और जो लोग सीरियसली लैबिरिंथ सर्वाइवल सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम एक्सपीरियंस टाइप प्रोग्राम्स भी ऑफर कर सकते हैं, जो असली ग्राउंड रूल्स पर फोकस करेंगे। असल में असली डंगोनन तो फ्लोर 50 से शुरू होता है, और शुरुआत में हमारी योजना थी कि इन लेवल्स के लिए हिनाटा के क्रूसेडर्स ही मुख्य ग्राहक होंगे। अभी के लिए एडवेंचरस से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए रामिरेस और वेल्डोरा को फिलहाल पैलाडिन्स के साथ ही मस्ती करनी पड़ेगी। इसलिए हमने तय किया कि फ्लोर 1 को एक जनरल ट्रेनिंग एरिया में बदल देंगे। साथ ही हमने नए सैनिकों के लिए एक अलग एंट्रेंस और एग्जिट भी प्रोवाइड कर दी, ताकि डंगोन चैलेंजर्स की एंट्री से अलग रहे। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है। ठीक है, मैं इसे अभी बना देती हूँ। रामिरेस तुरंत काम शुरू करने के लिए तैयार थी, और चूंकि सब सहमत थे, मैं मीटिंग खत्म करने वाला था। लेकिन तभी, ओह, एक सेकंड रुकिए, मैंने और भी कुछ नोटिस किया है। मसायुकी ने फिर से बोल दिया। उसकी आंखों में चमक थी। तो अब भी सारे इन और टैवर्न सिर्फ सेफ जोन में हैं, है ना? क्या आपको नहीं लगता कि हमें हर फ्लोर पर भी ये फैसिलिटीज देनी चाहिए? और बाथरूम वगैरह ना होना भी एक बड़ी दिक्कत है। अगर आप अलग अलग स्पेस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो सीढ़ियों के पास एक दरवाज़ा सेट कर सकते हैं जो इन सुविधाओं तक ले जाए। कुछ एडवेंचरर्स तो स्लीपिंग बैग तक नहीं लाते। अगर आप इसके लिए प्रीमियम चार्ज करें, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी कस्टमर्स मिल सकते हैं। क्या? ये बच्चा जीनियस है। और बाथरूम्स, हाँ, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये बात तो मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल ही गई थी। इतनी काम की फीडबैक सुनकर मैं हैरान था। मैंने रामिरेस की तरफ देखा। उसने आत्मविश्वास से मुझे सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ मसायुकी, मैं तुम्हारी ये सलाह भी मानूंगी। वाह सर मसायुकी, आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स कमाल की हैं। क्या नज़रिया है। हाँ, मैं सेफ जोन को हटा दूंगी और हर सीढ़ी के पास एक दरवाज़ा लगा दूंगी जो आराम करने की जगह तक ले जाएगा। ये कुछ ऐसा था जैसे एक ट्रेन स्टेशन के बाथरूम के पास महंगे दामों में टॉयलेट पेपर बेचने वाली वेंडिंग मशीन लगाना, जहां बाथरूम में पेपर नहीं था। नाइंसाफी, हाँ, लेकिन बेहद प्रभावी। मसायुकी की सूझबूझ सच में शानदार थी। खैर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिमाग में और कोई आइडिया हो तो बिना हिचक के बताओ। मसायुकी कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। बिना शक वह अपनी वीडियो गेम्स को याद कर रहा था। क्या हम एक पोर्टेबल सेव पॉइंट नहीं बना सकते जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सके? मुझे फ्लोर 10 तक पहुंचने का मौका मिला, लेकिन अब जब आपने ट्रैपडोर्स हटा दिए हैं, तो मुझे लगता है कि वहां तक पहुंचने में बहुत समय लग रहा है। ये चैलेंजर्स के लिए कोई खेल नहीं है, तो मुझे लगता है कि समय की जो प्रतिबद्धता है, बहुत चीज़ों को काफ़ी मुश्किल बना रही है। हाँ, ये भी सही है, मुझे इस पर सहमति है। वैसे भी अब फ्लोर 10 तक पहुंचने में कुछ दिन लग रहे हैं। उसके पहले वाले आइडिया से हमें लंबी अवधि के स्टे के जरिए पैसे कमाने का ख्याल आया था। शायद हमें इस दिशा में और सोचना चाहिए। हाँ, वह बच्चा कुछ समझ रहा है। मुझे भी यही ख्याल आया था। इंसान इतने नाजुक होते हैं, हमें उन्हें थोड़ी मदद ज़रूर देनी चाहिए। वेल्डोरा पहले थे जिन्होंने सहमति जताई, और वह वही व्यक्ति थे जिन्होंने इस दोजक जैसा डंगोनन डिज़ाइन किया था, जो नाजुक इंसानों के लिए था। ठीक है, मैं डिस्पोजेबल सेव पॉइंट सेट कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये ज़्यादा लाभकारी नहीं होगा अगर एडवेंचरर्स होटलों में ठहरे? इसका कार्यान्वयन कोई समस्या नहीं थी। जब भी बात पैसे की होती थी, रामिरेस तेज तर्रार हो जाती थी। मुझे हैरानी हुई कि उसने कुछ उपयोगी बात कही। नहीं लेडी रामिरेस, ज़रूरी नहीं। हमें दरअसल इन्हें थोड़ा महंगा रखना चाहिए। अगर उनके पास कोई ज़रूरी काम नहीं है तो वे हमेशा होटल में रुक सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोग नियमित रूप से अपने पैटर्न को रिपोर्ट करने के लिए या अन्य कारणों से वापस आना चाहेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ लोग इन्हें अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में ले जाना चाहेंगे अगर डंगोनन में कोई अप्रत्याशित घटना घट जाए। इससे हमारे रिटर्न व्हिसल्स को भी बेचने में मदद मिल सकती है। मजोमाइल इस पर भी सहमत था। मुझे लगता है कि उसने एक व्यावसायिक अवसर को महसूस किया, और वह सही था। इन्हें कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था।
अगर आप कई दिन डंगोनन में बिताने जा रहे हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसकी जानकारी रखने के लिए। और साथ ही इसका उद्देश्य था कि आगे चलकर शाही परिवार द्वारा नियुक्त मर्केनरीज को आकर्षित किया जाए और उन्हें अपने मालिकों को नियमित रिपोर्ट देने की जरूरत हो सकती है। और फिर मेरे मामले में मेरे साथियों ने उसे मेरे लिए काफी आसानी से हरा दिया, लेकिन 10वीं मंजिल पर जो सेव पॉइंट है उसे एक शक्तिशाली मॉन्स्टर द्वारा संरक्षित किया गया है ना? मुझे लगता है कि बहुत से लोग उस किंग को चुनौती देने से पहले एक सेव पॉइंट का उपयोग करना चाहेंगे। मैंने मसायुकी को गहरी सहमति से सिर हिलाया। एक गेमर के लिए एक बॉस से भिड़ने से पहले या इस मामले में एक फ्लोर गार्डियन से पहले सेव करना सामान्य समझ की बात है। मुझे वो पल याद आया जब मैंने अंतिम बॉस से पहले वह जरूरी कदम छोड़ दिया था और फिर कुछ घंटे की मेहनत बेकार हो गई। ऐसे दुखद हादसे हंसी में उड़ा दिए जाते हैं क्योंकि यह सिर्फ एक खेल था, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा हो जाए तो कितना निराशाजनक होगा। सही, मैंने कहा, सोचते हुए शायद हम थोड़े क्रूर हो गए थे। वेल्डोरा और रामिरेस ने मेरी सहमति में सिर हिलाया। लड़के, हाँ, तुम्हारा नाम मसायुकी था, है ना? जो सलाह तुम दे रहे हो वह सच में मददगार है। हाँ, मैं बहुत हैरान हूँ। तुम सच में दूसरे दुनिया से आए हो, है ना? बिल्कुल रिमोरू की तरह। तुम्हारे साथ काम करना शानदार होगा मसायुकी। कहीं ना कहीं मसायुकी को अब एक साथी के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अब मुझे नहीं लगता कि फ्लोर 50 के बाद किसी को बहुत ज्यादा मदद देनी चाहिए, लेकिन उन फ्लोर्स पर जहां बहुत ज्यादा अनुभवी एडवेंचरर्स नहीं आ सकते, मुझे लगता है कि थोड़ा आसान बनाना अच्छा विचार होगा। अब मसायुकी एक पूरी तरह से सशक्त डंगोनन प्रशासक के रूप में सलाह दे रहे थे। शायद उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनकी अनुकूलन क्षमता ही है, मुझे लगता है, और मैं उनकी बात से असहमत नहीं था। ठीक है, तो चलिए हर मंजिल के सीढ़ियों से पहले एक विश्राम स्थल बना लेते हैं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप एक शुल्क दे सकते हैं या कुछ ऐसा, और फिर आप फ्लोर 95 के कुछ हिस्से तक पहुंच सकते हैं और हम वहां एक होटल और तुरंत बनाएंगे। सही, मैं एल्वन लाउंज को सामान्य जनता के लिए खोलने वाला नहीं हूँ, वह अभी भी केवल सदस्यों के लिए है, लेकिन हम एडवेंचरर्स के लिए कुछ ऐसा आसानी से सेटअप कर सकते हैं। और याद रखिएगा, हम इसके लिए प्रीमियम चार्ज करेंगे। ही। ओह, मुझे समझ में आ गया, विश्वास करो, मुझे समझ में आ गया। एक नियम के तौर पर पर्यटक स्थलों में दाम ज्यादा होते हैं। माउंट फूजी की चोटी पर एक सोडा और कॉफी की वेंडिंग मशीन है, लेकिन आप वहां पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं, $5 के बराबर सोडा के लिए। ऐसा कुछ नहीं है जैसे पहाड़ की चोटी पर सस्ता बॉक्स लंच खाना, लेकिन ऐसा कुछ कभी भी उच्च स्तरीय भोजन नहीं हो सकता। अगर आप इसे पहाड़ पर ही खरीदते हैं तो यह 4 स्टार रेस्तरां की कीमत पर मिलेगा। तो यह मानना निश्चित है कि डंगोनन के अंदर की सुविधाएं बाहर की तुलना में महंगी होंगी। अब जो छोटी सी बस्ती हमने फ्लोर 95 पर बनाई थी, वह पहले से कहीं ज्यादा उपयोगी होने वाली थी। लेकिन क्या तुम सच में ऐसे डिस्पोजेबल सेव पॉइंट्स बना सकती हो रामिरेस? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, एकदम आसान है। इन्हें रिकॉर्डिंग क्रिस्टल्स कहा जाता है और ये डिस्पोजेबल उपयोग के लिए बिल्कुल ठीक हैं। रामिरेस ने जो आइटम निकाला वह वाकई काफी काम का था। इसे आप कहीं भी डंगोनन में इस्तेमाल कर सकते थे और यह बिल्कुल एक सामान्य सेव पॉइंट की तरह काम करता था। अगर आप खुद को एक रिकॉर्डिंग क्रिस्टल में सेव करते तो अगली बार जब आप मरते तो आप वहीं से फिर से शुरू हो सकते थे जहां आपने सेव किया था। अगर आप डंगोनन से बाहर जाने के लिए रिटर्न वेस्टल का इस्तेमाल करते तो अगली बार जब आप अंदर आते तो आप अपने रिकॉर्डिंग क्रिस्टल से शुरू करेंगे। और यह तब भी सही था जब डंगोनन की संरचना बदल जाती थी। आप उसी जगह पर फिर से नहीं आएंगे, लेकिन आपको सबसे नजदीकी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाएगा। जैसा कि हम इन्हें भी ऊंची कीमतों पर बेच सकते हैं। असल में मैं इन्हें थोड़ा और व्यापक रूप से वितरित करना चाहूंगी। कैसा रहेगा अगर हम इन्हें खजाने के संदूकों में दुर्लभ आइटम्स के साथ मिला दें? चर्चा अब मजेदार हो रही थी। वाह, हा, अब मुझे और भी चीजों का इंतजार है। ओह, मैं नहीं सोचता कि चीजें जल्दी बदलने वाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम कम चैलेंजर्स को हारते हुए देखेंगे। ये काम अच्छा चल रहा था। हम अपनी समस्याओं को पहचान रहे थे, उन्हें सुलझा रहे थे और समाधान के लिए एक साथ चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के सीजन 4 एपिसोड 4 की झलक।
दोस्तों इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 12 लाइक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।